हेलो विद्यार्थियों, आज सबसे पहले तो आपको अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आपकी रिक्वेस्ट पर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वह अंबेडकर जी द्वारा लिखित भाषण है, जो कि कक्षा 12 आरोह भाग 2 का अंतिम गद्य पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए सबसे पहले हम अंबेडकर जी का परिचय देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय हुए। इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता और समाज सुधारक थे। भीमराव अंबेडकर जी रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं एवं अंतिम संतान थे। बाबा साहेब ने अछूतों अर्थात दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। अंबेडकर जी ने सातारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब इस विद्यालय का नाम प्रताप सिंह हाई स्कूल है, इसमें 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में दाखिला लिया। इस दिन से उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत हुई, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत कई देशों में मनाया जाता है। दलितों, मजदूरों एवं महिलाओं के उद्धार के लिए अंबेडकर जी का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 20 जुलाई 1924 को मुंबई में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो कि दलितों के लिए कार्य करती थी। दलित या अछूत बच्चों के लिए जो शिक्षा, कपड़ा और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं किया करती थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं दलित जाति में जन्मे, इसलिए उन्हें बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। एक बार विद्यालय के दिनों में एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो बालक भीमराव का जवाब था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 का ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर किया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इस भाषण की क्रांतिकारी दृष्टि को देखते हुए आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं बन सकने के कारण यह सम्मेलन ही स्थगित कर दिया गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में अंबेडकर जी ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर वितरित करवाया, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हुई। अब आइए समझते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आखिर है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर श्रम का विभाजन। अब प्रश्न पहले ये उठता है कि जातियों की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में क्या था? बहुत पहले की बात है। शुरुआत में जब जाति प्रथा शुरू हुई थी, वो किस तरह से हुई थी? लोग जो भी कार्य करते थे, जैसे कोई अध्ययन का कार्य करता था, कोई लोहे का कार्य करता था, कोई सोने का कार्य करता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था। इस तरह से बहुत सारे कार्य थे जो लोग करते थे, अपनी अपनी पसंद के, अपनी अपनी रुचि के कार्य करते थे। उन कार्यों के अनुसार उन लोगों की जाति निश्चित कर दी गई। जैसे लोहे का काम करने वाला है, उसको लोहार कह दिया गया। अध्ययन करने वाला है, उसे पंडित कह दिया गया। सोने का काम करने वाला है, उसे सुनार कहा गया, उसका सुनार नामकरण हुआ। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, उसे कुम्हार कहा गया। तो इस तरह से शुरुआत में जातियों का निर्धारण हुआ।
लेकिन बाद में क्या हुआ, कालांतर में इन जातियों ने एक जड़ता पकड़ ली। इन जातियों को ऐसे निश्चित किया गया कि अमुक जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति, यानी जिस बालक ने जिस जाति में जन्म लिया है उसके श्रम का विभाजन, श्रम यानी कार्य और विभाजन यानी बंटवारा, उसके काम का बंटवारा उसकी जाति के आधार पर तय कर दिया गया। जैसे किसी बालक का जन्म यदि ब्राह्मण परिवार में हो रहा है तो उसका आगे चल करके जो कार्य होगा वो अध्ययन अध्यापन और पूजा पाठ से रिलेटेड होगा। किसी ने यदि लोहार के घर में जन्म लिया है तो उस बच्चे को लोहे का ही काम करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने कुम्हार के यहाँ जन्म लिया है उसे मिट्टी के बर्तन बनाने का ही कार्य करना पड़ेगा, दूसरा कार्य करने की अनुमति समाज नहीं देता था। तो श्रम का विभाजन हो गया, श्रम के साथ साथ ही श्रमिकों का विभाजन हो गया। श्रमिक यानी कार्य करने वाले, और कार्य करने वालों का बंटवारा किसके आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ। चाहे जो उसका पुश्तैनी पेशा है अर्थात उसका पैतृक पेशा है, अर्थात उसके माता पिता जिस कार्य को करते रहे हैं उस कार्य में चाहे उस बालक की रुचि है या नहीं है, उसकी उस काम में योग्यता कार्यकुशलता है या नहीं है, उस सबका ध्यान नहीं रखते हुए, उस सबको इग्नोर करते हुए उस पर वही कार्य थोपा जाता था जो उसके परिवार का कार्य होता था। तो ये है जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा। तत्कालीन समय में लगभग आज से 100 साल पहले की बात आप समझिए, आज़ादी से पहले की बात, जब समाज हमारा 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, यानी 4 भागों में समाज के लोगों को बांट दिया गया था, जो कि हमारी हिंदू धर्म की जाति प्रथा है उसके तहत। जो ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मण जाति के लोग होते थे वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, सबसे ऊपर माने जाते थे, समाज में सबसे सम्माननीय माने जाते थे। यानी ये अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, ये इनका अधिकार समझा जाता था और सिर्फ ये ही अध्ययन कर सकते थे, अन्य 3 वर्ण वाले व्यक्ति नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रियों का कार्य होता था युद्ध कौशल, यानी जो राजा महाराजाओं के यहाँ जो लड़ाई लड़ते थे, युद्ध कौशल जो करते थे वो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते थे और दूसरी कास्ट के, दूसरी जाति के, दूसरे वर्ण के लोग नहीं कर सकते थे। वैश्य, इनका कार्य, मुख्य कार्य होता था व्यापार करना, और शूद्र जो कि सेवा के कार्य करते थे, इनको जिम्मा दिया गया था कि ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं इनकी सेवा का कार्य कौन करेगा, शूद्र करेंगे। इस तरह से वर्ण में विभक्त किया पहले समाज को, फिर इन वर्णों के आधार पर ये कार्य का निर्धारण कर दिया गया, अर्थात श्रम का विभाजन कर दिया गया। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने शूद्र के यहाँ जन्म लिया है, जैसे लोहार के, सोनार के, कुम्हार के, किसी के भी घर में बालक ने जन्म लिया है तो उस बच्चे का काम उसी पेशे में हो, उसी व्यवसाय में हो, ये तो आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो बालक युद्ध कला में कौशल हो और वो यहाँ जाना चाहता हो सकता है उस बालक का अध्ययन में इंटरेस्ट हो, अध्ययन में रुचि हो, पढ़ना लिखना चाहता हो, या हो सकता है उसका व्यापार में इंटरेस्ट हो। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म की जाति प्रथा थी वो उस बालक को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती थी। यही श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यानी जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा। जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा जो किया जाता था उसका विरोध आम्बेडकर जी ने किया। ये उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने तर्क के साथ बात को रखा। अगर काम के आधार पर जाति का बंटवारा होता, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं थी, जिसका जो क्षेत्र रुचि वाला होता उस क्षेत्र में वो आराम से चला जाता और वैसे ही उसी की जाति का नामकरण हो जाता। लेकिन जब जाति के आधार पर आप पेशा निर्धारित कर देते हैं, श्रम का विभाजन कर देते हैं, साथ ही श्रमिकों का बंटवारा भी कर देते हैं, तो ये मानवीय दृष्टि से कतई उचित नहीं है, ऐसा अम्बेडकर जी कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको।
जातिवाद के पोषक जो जाति प्रथा को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में जातियों की व्यवस्था बनी रहे, वे इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ तर्क करते हैं। और उनमें से एक तर्क है, वो कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को ज़रूरी मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी जातियों के आधार पर भी काम का ही बंटवारा किया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग कहते हैं। आम्बेडकर जी इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। श्रम विभाजन तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी बांट रही है, श्रमिकों को भी बांट रही है, श्रमिकों का भी विभाजन कर रही है, जो कि उचित नहीं है। फिर अंबेडकर जी कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी श्रम विभाजन तो होना चाहिए, परंतु जाति के आधार पर नहीं। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, जिस तरह हमारी भारत की जाति प्रथा या हमारा हिंदू धर्म करता है। और भारत की जाति प्रथा न सिर्फ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, यानी श्रमिकों का अस्वाभाविक यानी सही रूप से बंटवारा तो नहीं करती है, साथ ही जो बंटवारा कर दिया है उसमें भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से ऊंचा नीचा भी करार दे देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण वर्ग सबसे सम्मानीय माना जाता था और उसका कार्य निश्चित था, निर्धारित था कि वो अध्ययन से संबंधित ही कार्य करेगा, और शूद्र या वैश्य वर्ण में जिन्होंने जन्म लिया है वो अध्ययन कार्य नहीं कर सकते थे, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे जो उसके पीढ़ियों से नहीं चला आ रहा हो, यानी पीढ़ियों से जो कार्य चला आ रहा हो वही कर सकता है, उसके अलावा पेशा बदलने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाती थी, जो कि स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है, ऐसा अंबेडकर जी ने कहा। अब जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं मानते हैं, इसके पीछे अंबेडकर जी ने अनेक तर्क दिए हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो ये तर्क आपको भी समझ में आएंगे और आप मानने को विवश हो जाएंगे कि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। बोर्ड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बनता है वह यही है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं मानने के पीछे अंबेडकर जी ने क्या तर्क दिए हैं, तो वह तर्क ध्यान से देखेंगे। जाति के आधार पर जब काम का बंटवारा किया जाता है, लोगों का बंटवारा किया जाता है, तो जब बालक अपनी माँ के गर्भ में आता है तभी उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि जन्म लेने के बाद इस बच्चे को यही काम करना होगा, जो कि मनुष्य की रुचि और स्वेच्छा पर आधारित नहीं होता है। दूसरा तर्क है उनका कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या कोई महत्व नहीं होता है। मान लीजिए जिस जाति में बच्चे ने जन्म लिया है उस जाति का जो पेशा है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत रुचि का उसमें कोई स्थान नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उस पर वही पेशा थोप दिया जाता है। अगला तर्क है उनका, इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार भी नहीं किया जाता है कि अमुक व्यक्ति में कौन से काम को करने की क्षमता है, किस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है, इस बात का विचार किए बिना उसे वही पेशा निर्धारित करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, जो कि उसका पैतृक पेशा होता है। यह प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे से बांध देती है, क्योंकि पेशा बदलने की अनुमति इसमें नहीं होती है। भले ही व्यक्ति अपर्याप्त या अनुपयुक्त पेशा होने के कारण भूखे ही क्यों ना मर जाए, लेकिन उसे पेशा बदलने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। सक्रिय व्यक्ति कब रहेगा, जब उसे अपनी रुचि का कार्य मिलेगा, तो वो एकदम सक्रिय होकर उत्साह और उमंग के साथ उस काम को करेगा और अपना 100% दे पाएगा। लेकिन जब कोई भी कार्य हमें बाध्यता होती है हमारे ऊपर और अरुचि के साथ हम उसे करते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ व्यक्ति निष्क्रिय बन जाता है।
अब इसके दुष्परिणाम देखिए। जाति के आधार पर यदि श्रम का बंटवारा किया जाता है, श्रम का विभाजन किया जाता है, श्रमिकों का विभाजन किया जाता है, तो इसके नुकसान भी होते हैं। यह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ये जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जाता है, ये बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने, यानी काम को टालता है व्यक्ति। जब उसकी रुचि का कार्य नहीं होता है तो उस कार्य को करने की बजाय उसे टालने की कोशिश करता है और कम काम करने के लिए प्रेरित होता है। ज़्यादा काम नहीं करेगा, जब रुचि नहीं है तो थोड़ा बहुत काम चलाऊ काम वो कर लेता है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। जब हमारे देश का हर व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर जो भी उसकी रुचि का कार्य है उसमें अपना 100% देगा तो आउटपुट अच्छा आएगा, जिससे हमारी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी। और जब व्यक्ति को उसकी रुचि का कार्य नहीं दिया जा करके उस पर कार्य थोपा जाएगा तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा और वो अपने लोगों का, देश की जनता का फायदा नहीं ले पाएगा। क्योंकि जिस काम में व्यक्ति का ना दिल लगता हो और ना दिमाग लगता हो तो कोई कार्यकुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। जहाँ इंटरेस्ट नहीं है, दिल दिमाग नहीं लग रहा है, तो उस कार्य में व्यक्ति को प्रवीणता हासिल नहीं हो सकती है। अपनी पसंद का पेशा ना मिलने के कारण व्यक्ति अपना 100% नहीं दे पाता, जो कि देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होता है। तो यह था पाठ अंबेडकर जी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।